नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट हैं। देखिए, शुरुआत आज उस राजनीतिक टक्कर से होगी जहां विदेश नीति पर किया गया एक कटाक्ष अपनी दिशा से भटक गया और भाषा की मर्यादा वाली सीमा से बाहर चला गया। इटली की प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा गया, कांग्रेस के मन से आए इस बयान पर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ, यह हम आपको बताएंगे। कर्नाटक में पार्क और मैदान जैसी सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रमों के लिए नए नियमों की तैयारी है। विपक्ष का आरोप है कि निशाने पर आरएसएस है। क्या वाकई कानून के बहाने संघ की गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम हो रहा? वहीं तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक चाय पार्टी से आई तस्वीरों ने माहौल गरमा दिया। क्या अब डीएमके ने एनडीए से हाथ मिलाने का मन बना लिया? क्या नई सियासी पिक्चर बन रही है? इसके अलावा देश में जनगणना की अधिसूचना के बीच 40 सवालों की लिस्ट ट्रेंड कर रही है। आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है, ये सब जानकारी आपको इस शो में मिलेगी। और सिंधु जल संधि पर भारत के रुख के बाद शहबाज शरीफ का धमकी लॉन्चर ऑन हो गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया? लेकिन शुरुआत उस खबर से जिसका कोड वर्ड है मेलोनी, जिस पर देश भर में सियासी महाभारत छिड़ी हुई। पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह कीवर्ड पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है। राजनीतिक व्यवहार और गरिमा का सवाल हो रहा है। आलोचना हो रही है कि जिस शब्द पर देशव्यापी अब बहस छिड़ गई, वो शब्द कांग्रेस के इस मन से निकल कर आया है। दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभिनय के जरिए मोदी सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष किया। इस दौरान पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने उनसे मिलोनी वाला सवाल पूछ लिया। पहले आप वो व्यंग सुनिए, फिर इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स आपको दिखाएंगे। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? आपने देखा जिस वीडियो की इतनी चर्चा है, उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं। राहुल गांधी का कटाक्ष पीएम मोदी की विदेश नीति और गले लगाने वाले अंदाज पर था। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस तरह की विदेश नीति से कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन इस दौरान संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर दूसरी बहस छेड़ दी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के इस व्यवहार से नाराज है। उनका कहना है कि राहुल गांधी शालीनता के दायरे से बाहर जा रहे हैं। अब उनकी एक्टिंग की चर्चा कम और मेलोनी वाले एपिसोड पर बहस ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश का लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा, ऊंचाई तक पहुंच ना पाए अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पीएम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि लोगों से गले मिलने वही जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद ही अपने पद का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर गले पड़ने वाला व्यंग और रील्स की बाढ़ आ गई है। दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। यह दिखाया जा रहा है कि कौन किसको गले लगा रहा है। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है। लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था।
राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। एक दूसरे की इज्जत जो खास करके संवैधानिक पद पर हो, डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया है। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक हैं। हर व्यक्ति को जाके वो गले लगाते हैं और उसके बाद वही देश हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगाता है। अगर इसको विदेश नीति कहते हैं तो आप बताइए, आज जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, किसी से भी हमारे मधुर संबंध नहीं रह गए हैं। अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने भी इस विवाद पर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इटली से मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। We have strong ties with Italy. Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way, and it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides. देखिए, अगर फिक्र के लेंस से देखें तो विदेश नीति पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा भी रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन विदेशी नेताओं और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को घरेलू राजनीति का हथियार बनाने से बचना एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है। शायद यही वजह है कि अब चर्चा विदेश नीति के मूल सवाल से हटकर संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर सिमट गई है और इसी चक्कर में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संदीप दीक्षित ने क्या कहा, बल्कि यह भी है कि उन्होंने वो बात उस मंच पर कही जहां राहुल गांधी खुद मौजूद थे। इसीलिए स्वाभाविक रूप से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और नैतिक असर राहुल गांधी तक भी पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि संदीप दीक्षित ने पहली बार कोई विवादित बात कही हो। 2017 में भी उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहा था। तब राहुल गांधी ने उनसे दूरी बनाई थी और कहा था कि सेना प्रमुख के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी राहुल गांधी पहले भी राजनीतिक मर्यादा के सवाल पर संदीप दीक्षित को नसीहत दे चुके हैं। इसीलिए आज की घटना में सवाल सिर्फ संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या राजनीतिक बहस में वही मर्यादा अब भी कायम रहनी चाहिए। खैर, अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डांट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डांट लगाई है कि मेरे और छात्रों के बीच में आने वाले आप कौन होते हैं। यह फटकार बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगाई गई। दरअसल बीसीआई और हैदराबाद की नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के बीच चल रहे विवाद की चर्चा पिछले 24 घंटों से टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चल रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर जिस तरह की सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद यह मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे महज 2 घंटे के अंदर बार काउंसिल को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन यह मामला सिर्फ उन 2 घंटों का नहीं, बल्कि इस पूरे विवाद की टाइमलाइन दिल्ली के जंतर मंतर से होते हुए हैदराबाद तक पहुंचती है। आपको याद होगा कि 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के संसद घेराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 22 जुलाई को इस प्रदर्शन को एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाने की कोशिश की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हमारा समय बर्बाद ना करें। 23 जुलाई को नालसर के एलएलबी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने पर आपत्ति जताई। उसके बाद कल यानी 13 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे बार काउंसिल ने नालसर के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोकने के आदेश दिए। इस आदेश के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है, तो दबाव में महज घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर यानी कि करीब 8:30 बजे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना आदेश वापस ले लिया। यानी आज यानी 14 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बार काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के परमेश्वर ने सीजीआई की बेंच के सामने यह मामला रखा, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर सख्त टिप्पणी की। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मेरे और छात्रों के बीच की बात है, वो इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं। यह पूरी तरह से गैर जरूरी है। अपने छात्र जीवन में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। अगर मान भी लें कि वो गलत है, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है।
बीसीआई का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है और कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील से पूछा कि क्या इस तरह का निर्णय लेने के लिए काउंसिल की कोई बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस बीच किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि टिप्पणी बड़ी सख्त है। इस सब के बीच में आपको बता दें कि नालसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां करीब 1400 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से करीब 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर 2026 के दीक्षांत समारोह में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया था। चीफ जस्टिस की कॉकरोच वाली टिप्पणी और प्रदर्शनकारी छात्रों से जुड़े मामलों के चलते विरोध किया गया था। कल शाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वो नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले लॉ के छात्रों को अगले आदेश तक एडवोकेट के तौर पर एनरोल न करें, यानी उनका पंजीकरण करने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उन छात्रों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी जो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत के शामिल होने का विरोध करने वाले अभियान में शामिल थे। बीसीआई चेयरमैन ने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और सभी राज्य बार काउंसिल को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। उनकी चिट्ठी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हंगामा मच गया। जिस कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जंतर मंतर पर 36 दिनों तक प्रदर्शन हुआ, उसने यहां भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और मनन मिश्रा को घेरना शुरू कर दिया। लिहाजा सिर्फ 2 घंटे के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और कहा गया कि नालसार के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं। उन छात्रों को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने की अनुमति है। ये जो निर्णय हुआ अचानक और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। जो अभिजीत देवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लॅश नाही। काल तो आम्ही जेव्हा म्हणलं की आम्ही प्रोटेस्ट करू त्याच्या 1 तासानंतर त्यांनी ते माघार घेतली। नाही, हे या लोकांची मेंटॅलिटी आहे ना, कुठे ना कुठे तानाशाही मेंटॅलिटी आहे की आमचा कोणी विरोध केला तर आम्ही तुम्हाला काहीच करू देणार नाही, तुमचं करिअर आम्ही संपवून टाकू। तर त्याच मेंटॅलिटीने कालचा तो निर्णय घेण्यात आला होता। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह मामला शांत होता दिख रहा है, लेकिन इस पर सियासी टकराव जारी है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि बीसीआई या उसके चेयरमैन को इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार आखिर किस कानून से मिलता है। वहीं कांग्रेस ने भी बीसीआई को युवा विरोधी बताया। हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट है, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता, और वैसे भी कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट भी करना चाहे शांतिपूर्वक रूप से करे तो उसका भी अधिकार है। उसमें कहना कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कर रहे हैं और वो भी हमारे छात्र अगर ऐसे कर रहे हैं उन पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा ये उचित नहीं है और उन्होंने नोटिस जारी किए। 64% आबादी अगर कुछ बोलना चाह रही है, जिस भाषा में बोलना चाह रही है, जिस ग्रामर का इस्तेमाल करें, सुने। हमारा फर्ज है कि हम उनकी बात सुने। पिछले 12 साल से हम अपने मन की बात थोप रहे हैं उन पर, ये बंद होना चाहिए। कान खुले रखिए, मुंह बंद रखिए, ये सबके लिए सलाह है। जितनी देर में यू लिखिएगा उतनी देर में वो टर्न हुआ। क्या होता है ना कि सत्ता को खुश करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना फिल्मों में एक डायलॉग था कि फलाना खुश हुआ, खुश करने के चक्कर में अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुर्जे उड़ा दिए। आप होते कौन हो भाई? क्या लैंग्वेज थी आपकी? और जब प्रोटेस्ट हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन,
तो आपने यू टर्न लिया। इस पूरे मामले पर अब यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है और यूनिवर्सिटी के कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग एतराज़ कर रहे थे, जो स्टूडेंट ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था, वो भी अब सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और फिक्र में अब ऐसे दो बिलों की बात करते हैं जो अभी पेश तक नहीं हुए, लेकिन उन पर राजनीतिक टक्कर का मीटर काफी हाई। एक है परिसीमन बिल और दूसरा है कर्नाटक का एक ऐसा परमिशन बिल जिसके बाद सार्वजनिक जगहों पर किसी भी कार्यक्रम की अनुमति लेना जरूरी हो जाएगा। पहले इस बिल की बात करते हैं क्योंकि इसमें आरएसएस को टारगेट करने वाले आरोप हैं। बीजेपी कह रही है कि इस बिल के जरिए कर्नाटक सरकार आरएसएस की शाखाओं पर सरकारी पहरा बैठाना चाहती है। कर्नाटक सरकार के बिल का नाम है द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026। इसमें पार्क और मैदान जैसी सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम के नए नियम तय किए गए क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे पहले भी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। इसीलिए इस बिल को उसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल जल्दी ही विधानसभा में लाया जा सकता है। कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। बिल के तहत गैर पंजीकृत संगठनों और संस्थाओं को सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई सभा, मार्च या दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकेगा, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान, पार्क और सड़क कहीं पर भी हो रहा हो। अगर यह बिल पास होता है तो सरकार को किसी कार्यक्रम की अनुमति न देने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी को नियमों से ज्यादा यह बिल लाने के पीछे की नीयत से दिक्कत है। उसे इस बिल में आरएसएस को रोकने की कोशिश का एंगल दिख रहा है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि कर्नाटक सरकार में हिम्मत है तो आरएसएस पर बैन लगाए। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाकर पीछे के रास्ते से आरएसएस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। वहीं सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि बिल में किसी खास संगठन को लेकर चर्चा नहीं है। यह अनुमति सभी के लिए जरूरी होगी, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि जब अनुमति लेना हर कार्यक्रम के लिए जरूरी होगा तो सिर्फ आरएसएस को टारगेट करने वाले सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर आरएसएस की शाखाएं और दूसरे कार्यक्रम खुली सार्वजनिक जगहों पर होते हैं। कई जगहों पर सार्वजनिक पार्क और मैदान में शाखाएं लगती हैं। इसके अलावा स्कूल या कॉलेज के मैदान, सामुदायिक भवन या उनके परिसर, स्थानीय मंदिरों के खुले परिसर में भी कार्यक्रम होते हैं। यही वजह है कि कर्नाटक के इस बिल को आरएसएस के संदर्भ में देखकर तीखे बयानबाजी हो रही है। ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವೇ ಆಗಲಿ, ನಾವೇ ಆಗಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಎತ್ತ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಜನ, 10,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. If DK Shivkumar, Chief Minister, as well as Priyanka Kharge, if they have real guts, let them come out openly and let them ban RSS. RSS has a history of 100 years of serving this country. See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? After DK Shivkumar would take over as Chief Minister, he would not target Hindu organizations and institutions like the RSS. But it is now clear that DK Shivkumar is no different from Siddaramaiah insofar as his anti-Hindu organization stance is concerned. देखिए, फिक्र के लेंस से देखें तो सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल के लिए एक समान व्यवस्था जरूरी है, जबकि बीजेपी इसे आरएसएस की गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश बता रही है। ऐसे में बहस बिल के प्रावधानों से ज्यादा उसकी मंशा और अमल की है। कानून कितना निष्पक्ष है, इसका फैसला इस बात से होगा कि अनुमति देने या रोकने का अधिकार राजनीतिक पसंद या नापसंद से ऊपर रह पाता है या फिर नहीं। फिक्र की अगली पॉलिटिकल फाइल एनडीए के कुनबे से जुड़ी है।
जिसके विस्तार की चर्चा मानसून सत्र खत्म होते ही शुरू हो गई। केंद्र की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, जिससे विपक्षी एकता को खतरा हो सकता है। हमारे 3 सवालों में इसके संकेत छिपे हैं। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु की पार्टी डीएमके और बीजेपी करीब आएंगे, क्योंकि डीएमके बड़ी नाराज है कांग्रेस से। क्या महाराष्ट्र में एनसीपी का एकीकरण होगा? शरद पवार की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। और क्या अकाली दल एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाएगा? कुछ इश्यूज पर जो समर्थन हाल फिलहाल वो दे रहे हैं, उसको लेकर यह सवाल उठ रहा है। अब ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। आखिर एनडीए अपना संख्या बल क्यों बढ़ाना चाहता है? इसका जवाब जानने से पहले नए समीकरण समझ लेते हैं। पहला सवाल डीएमके को लेकर है। जो दल अब तक बीजेपी के खिलाफ खुलकर खड़ा रहा, वो कैसे साथ आ सकता है? तो इसकी वजह है राज्य के नए सीएम विजय। पॉलिटिक्स में विजय की एंट्री से तमिलनाडु की राजनीति में नया सियासी समीकरण जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है। डीएमके अपने भविष्य को लेकर सियासी नफा नुकसान का आकलन कर रही है। राज्य में सत्ता बदलते ही पार्टी के कई नेता अपना दल बदल चुके हैं। कांग्रेस से डीएमके का संबंध राज्य से लेकर संसद में भी अलग हो चुका है। अगले चुनाव में अभी 5 साल हैं। ऐसे में पार्टी के वजूद को बनाए रखने के साथ ही डीएमके कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी में रोकना भी जरूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएमके और बीजेपी भविष्य में साथ आ सकते हैं। दोनों तरफ के नेताओं ने बातचीत के दरवाजे भी खोले रखे हैं। इसे कुछ संकेतों से समझ सकते हैं। गुरुवार को जहां पूरे विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, वहीं डीएमके इसमें शामिल। डीएमके की तरफ से कानिमोई ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद डीएमके केंद्र की सत्ताधारी दल से अपने संबंध बनाए रखना चाहती है। डीएमके का यही रुख परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर एनडीए सरकार के काम आ सकता है। अगर डीएमके के नेता तैयार होते हैं तो पहली संभावना यह है कि डीएमके एनडीए का हिस्सा बन जाए। हालांकि डीएमके में इसको लेकर 2 राय। एक धड़ा केंद्र सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि एनडीए के साथ जाने से द्रविड़ राजनीति का स्पेस उसके हाथ से धीरे धीरे खिसक सकता है। डीएमके के आक्रामक सनातन विरोधी रुख को देखते हुए कुछ बीजेपी नेता भी डीएमके से मुद्दा आधारित समर्थन लेने के पक्ष में। एनडीए में डीएमके के शामिल होने और केंद्र सरकार का हिस्सा बनने को लेकर फैसला आने वाले दिनों में दोनों दलों के शीर्ष नेता करेंगे। तमिलनाडु की तरह सियासी समीकरण के बदलाव की चर्चा महाराष्ट्र में भी हो रही है। एनसीपी के दोनों धड़ों के एक साथ आने की चर्चा अजीत पवार के रहते ही चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें और तेजी आई है। बीजेपी ने भी साफ किया है कि दोनों दलों के विलय का फायदा महाराष्ट्र को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने दोनों धड़ों को संदेश दिया है कि विलय के बाद एक हुई एनसीपी एनडीए का हिस्सा बन सकती है और उसे केंद्र की सत्ता में भागीदार भी बनाया जा सकता है। मानसून सत्र के दौरान सुप्रिया सूले की पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है और इसी दौरान शरद पवार भी एक बार उनसे मिल चुके हैं। बीजेपी आलाकमान ने एकीकरण के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली में नेताओं की जिम्मेदारी तय की। सूत्रों के मुताबिक विलय होने के बाद एनसीपी शरद गुट को अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। एक हुई एनसीपी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी की नजर कृषि और सहकारिता मंत्रालय पर है। इसी तर्ज पर पंजाब की राजनीति भी करवट ले रही है। पीएम मोदी से सुखबीर सिंह बादल की हालिया मुलाकात के बाद बीजेपी और अकाली दल के फिर से साथ आने की चर्चा। पीएम से मुलाकात के अगले दिन अकाली दल ने महिला बिल के समर्थन का ऐलान भी किया। दोनों दलों का साथ पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदेमंद साबित हो सकता है। नांदेड़ में गुरुवार को सुखबीर बादल पर हमले के बाद पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। हमले के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश भी दे दिए। अगर बात बन गई तो सारे समीकरण फिट बैठे तो एनडीए को संसद में कितना फायदा हो सकता है। अब ये मैथमेटिक्स समझते हैं। लोकसभा में एनडीए के 324 सांसद, डीएमके के 22, जबकि शरद गुट के 8 और अकाली दल का 1 सांसद। हाथ मिलाने की सूरत में यह नंबर 355 हो जाएगा, जो 2/3 बहुमत के नंबर 360 के लगभग करीब है। अगर राज्यसभा में संख्या बल देखें तो वहां एनडीए की संख्या 152 है। इस सदन में डीएमके के 8, जबकि शरद गुट का 1 सदस्य। अकाली दल से इस सदन में कोई नहीं। कुल मिलाकर वैसी सूरत में एनडीए का नंबर 158 से बढ़कर 161 हो जाएगा, जो 2/3 बहुमत के काफी करीब है। डीएमके के बदलते मूड में तमिलनाडु से बयान भी आने लगे।
yesterday you could see Tirumati Kanimozhi has participated in the tea party of the speaker, and when no other India party has been participated. Kanimozhi Somo, the former MP, also told that like there is no one is a friend or enemy in politics. The same has been repeated by another BJP leader. So it could see that like they are already in an agreement, and they are already getting into alliance because DMK wanted BJP badly now, because like they wanted to protect from all their scams and whatever they have looted from Tamil Nadu, and all the cases are getting registered. So now to protect themselves, definitely they need BJP support. राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर बिना मकसद के नहीं होते। यहां सियासी लेन देन का गणित भी समझना होगा। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक बदलावों को आगे बढ़ाना चाहती है और संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। फिलहाल सत्ता पक्ष के पास अपने दम पर इतनी संख्या नहीं है। ऐसे में ये मुद्दे कुछ दलों को एनडीए के करीब लाने का सियासी पुल बन सकते हैं। अगर ये दल साथ आते हैं तो एनडीए 2/3 बहुमत के आंकड़े के और करीब पहुंच सकता है। फिक्र में अब जनगणना 2027 की फाइल खोलते हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और परिवार से उसकी पहचान, सामाजिक स्थिति, जाति, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, बैंकिंग और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इस बार जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी। जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है, जिसमें SC ST के साथ कास्ट का कॉलम जोड़ा गया है। लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े प्रश्न भी होंगे। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन इस बार कई नए सवाल जोड़े गए। 2011 की जनगणना में 29 सवालों की लिस्ट थी, जबकि इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना हमेशा से होती रही है, लेकिन इस कॉलम में इस बार जाति भी जोड़ दिया गया है, यानी हर व्यक्ति को अपनी जाति का विवरण देना होगा। 2011 की जनगणना में सिर्फ धर्म की जानकारी पूछी गई थी, लेकिन इस बार धर्म के कॉलम में माता पिता से जुड़ी जानकारी भी पूछी जाएगी। पहले सिर्फ शिक्षा और साक्षरता की जानकारी पूछी जाती थी, लेकिन इस बार डिजिटल साक्षरता और स्ट्रीम यानी उस विषय की जानकारी भी पूछी जाएगी जिनमें आपने पढ़ाई की। जनगणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की तस्वीर तैयार करने के लिए रोजगार से जुड़े कई सवाल होंगे। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनसे यह पूछा जाएगा कि वो काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, यह भी पूछा जाएगा। फिर 1 साल में कोई काम किया है या नहीं, यह भी पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस बार जानकारी की लिस्ट थोड़ी लंबी रहने वाली है। जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष ने पिछले साल पीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ भी कोई चर्चा नहीं की गई। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो वो मांग पूरी हो रही है और सब जगह हमें अभी तो नहीं दिख रहा है, एक ही राज्य का सुनने में और पढ़ने में आया है। और मेरे ख्याल से कोविड का टीका का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो पूछना पड़ेगा। अब इस खबर पर फिक्र का लेंस। इस बार की जनगणना का सबसे अहम पहलू जाति से जुड़ी जानकारी जुटाना है। जाति का सवाल लंबे समय से देश की सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। अलग अलग समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तक पहुंच रहा है और प्रतिनिधित्व का वास्तविक संतुलन क्या है, इन सवालों के लिए जवाब के लिए जाति आधारित आंकड़ों की मांग लगातार होती रही है। ऐसे में जाति को सीधे जनगणना का हिस्सा बनाए जाने से इस पूरी प्रक्रिया पर देश भर की नजर रहना तय है। लेकिन असली कसौटी सिर्फ डेटा जुटाना नहीं, महत्व इस बात का होगा कि जातियों की जानकारी किस तरीके से दर्ज की जाती है, उनका वर्गीकरण कैसे होता है और आखिर में सरकार इन आंकड़ों को कितनी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ सामने रखती है। और अब बात करते हैं बीती शाम उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे की। इस हादसे में 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए। आपको बता दें कि कल शाम चमोली के पीपल कोटी में THDC की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक मलबा और पानी भरने लगा। उस वक्त सुरंग के अंदर 22 मजदूर काम कर रहे थे।
बताया गया कि कुछ ही देर में मलबे और पानी ने सुरंग के रास्ते को बंद कर दिया और कुछ मजदूर हैं उस मलबे में दब गए। तुरंत मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कुछ घंटे बाद ही 12 मजदूर सुरक्षित बचा लिए गए। आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के पीपल कोटी पहुंचे और वहां चल रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस हादसे में घायल लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोपहर के वक्त गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी रेस्क्यू टीमों से बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी दी। आपको बता दें कि लापता मजदूरों की तलाश लगातार जारी है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत अन्य बचाव दल बचाव अभियान में जुटे। सुरंग के अंदर जमा पानी को मोटर और पंप्स की मदद से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वहां फंसे मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तो अभी मैं भी अंदर देख के आया हूँ। वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है। हम अंदर देखने की कोई व्यक्ति मिल सके हमें। टनल तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है और उसमें 1.5 किलोमीटर के बाद ये फ्लडिंग काफ़ी हो गई है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 फीट की फ्लडिंग है। 22 लोग जो उसमें ट्रैप थे उसमें से 12 लोगों को बचाया जा चुका है। 7 डेड बॉडीज़ रिट्रीव की गई हैं। अभी भी 3 मिसिंग बताए जा रहे हैं। 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है। इस सब के बीच में फिक्र में अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिसका सामना हर रोज लगभग करोड़ों लोगों को करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब देश के छोटे और टियर 2 शहर भी इसकी चपेट में हैं। पीक आवर में कई शहरों में गाड़ियों की रफ्तार सामान्य स्पीड की आधी से भी कम रह जाती है। यानी सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के बजाय लोग जाम में रहने को मजबूर हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने देश के 20 शहरों में एक रिसर्च की है जिसने छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम को लेकर फिक्र बढ़ा दी है। यानी अगर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भीषण ट्रैफिक जाम लगता है तो जयपुर, लखनऊ और भोपाल में भी ट्रैफिक का महानगरों जैसा हाल है। शहरों में लगने वाले जाम से न सिर्फ समय की बर्बादी होती है बल्कि फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है। पहले देश के महानगरों में ट्रैफिक का हाल देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य समय में गाड़ियों की रफ्तार करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में यही स्पीड घटकर 19 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट 46 से 19। सोचिए जरा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट पीक आवर यानी सुबह 9 से 11 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक का समय। मुंबई में सामान्य स्पीड रहती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, यानी रफ्तार में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी। बेंगलुरु में सामान्य स्पीड है 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में यह 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। जबकि हैदराबाद में सामान्य स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, पीक आवर में यह गिरकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। यानी बेंगलुरु और हैदराबाद में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट। अब अगर छोटे शहरों के ट्रैफिक का हाल देखें तो बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। लखनऊ में सामान्य स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में यह गिरकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर में सामान्य स्पीड है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में 14 किलोमीटर। नागपुर में सामान्य स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में घटकर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह सूरत में सामान्य स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भोपाल में सामान्य स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में 15 किलोमीटर। कानपुर में सामान्य स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन पीक आवर में घटकर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह पटना में गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में घटकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। अब सवाल है कि आखिर जाम की वजह क्या है। WRI इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ सड़कों की कुल लंबाई बढ़ा देना काफी नहीं है, सड़क नेटवर्क की बनावट और कनेक्टिविटी भी उतनी अहम है।
हैदराबाद में करीब 95% सड़कें 10 मीटर से कम चौड़ी हैं। कोलकाता में यह आंकड़ा 94% है। दिल्ली और चेन्नई में 92% है। यह भी जाम लगने की एक बड़ी वजह है और छोटे शहरों का भी लगभग ऐसा ही हाल है। यानी ट्रैफिक का संकट अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहा है। ऐसे में समाधान सिर्फ नई सड़कें बनाना नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट तैयार करना होगा। वैसे ये रिपोर्ट एक और अहम बात बताती है। दिल्ली में यमुना नदी पर कोलकाता की हुगली नदी के मुकाबले ज्यादा पुल है। नतीजा यह है कि करीब 7.5 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली का यात्री आसपास के करीब 65% इलाके तक पहुंच सकता है। यानी ट्रैफिक कम करने के लिए सिर्फ सड़कें चौड़ी करना नहीं, बल्कि ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा विकल्पों वाला रोड नेटवर्क तैयार करना भी जरूरी है। और सबसे बड़ा फैक्टर है बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। एक और बड़ा फैक्टर है, अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जा रहा है तो तुरंत चालान और हैवी चालान जरूरी है, जिससे कि नियमों को ना तोड़ा जाए और वो ट्रैफिक में एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट होता है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। आज 14 अगस्त है। सरकार देश के विभाजन के बाद हुए दंगों और उसके कारण हुए पलायन में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर आज पीएम मोदी ने 1947 के विभाजन में पीड़ित परिवारों, विस्थापितों और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उस समय के नेतृत्व की गलत नीतियों से और सत्ता की राजनीति ने देश की अखंडता और स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। इस मौके पर देश के कई नेताओं ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दोहराया। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उनको अंदाजा मिलने लगा था जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, और उनको ये लगा कि हम मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सत्ता में बेहतर भागीदारी पाएंगे। तो सिलहट में जो उनकी जाति थी उसकी संख्या सर्वाधिक थी और उन्होंने अपनी जाति की वोटिंग मुस्लिम लीग के पक्ष में करा दी और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। भारत सरकार विभाजन को याद कर रही है तो वहीं पाकिस्तान की सरकार 14 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर की टीस को महसूस कर रही है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नई धमकियों को लॉन्च कर रहे हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में हो, जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता हो और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका हो, उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान के पानी की तरफ बढ़ने वाला हर कदम रेड लाइन है और धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत नहीं माना तो जवाब मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2025 के संघर्ष का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में पाकिस्तान और भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा। आप भी शहबाज शरीफ की खोखली धमकी सुनिए। एक बार इस वीडियो को फिर से अगर आप देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? वो पानी की एक एक बूंद की बात कर रहे हैं। जो डेलीगेट्स बैठे हैं वो हाथ से पंखा कर रहे हैं, हाथ से पंखा कर रहे हैं। वो सोचिए जरा, ये हाल है वहां का। कॉमन सेंस नामक चीज नहीं है। पहले वो देखिए साहब, आगे बात करिएगा। दुनिया जानती है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। भारतीय कमांडर्स ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी और इतने ही पाकिस्तानी सैनिक और अफसर मारे गए थे, जबकि ओपन सोर्स इंटेल ने तो बाकायदा मारे गए 155 पाकिस्तानी जवानों की लिस्ट उनके नाम के साथ जारी की थी। पाकिस्तान आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया। युद्ध का यह नतीजा देखने के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत सबक लेने को तैयार नहीं दिखती। शहबाज शरीफ के सामने दिक्कत यह है कि सिर्फ बयानों से ना तो युद्ध जीते जाते हैं और ना ही किसी देश की तस्वीर बदलती है। खैर, शहबाज शरीफ के साथ साथ असीम मुनीर की भी बात कर लेते हैं। अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यानी ये तीनों देश सुन्नी नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। यह समझौता सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। इस समझौते के तहत रक्षा मंत्रियों, विदेश मंत्रियों और 3 देशों के सेना प्रमुखों को शामिल करते हुए एक गवर्निंग मैकेनिज्म बनाने की बात की गई। इसको मेका एग्रीमेंट कहा जा रहा था। वैसे अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल असीम मुनीर को सुन्नी नेटो का पहला मिलिट्री कमांडर बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल होगा और पाकिस्तान ऐन मौके पर पीछे हटते हुए इस संगठन से अपना फायदा निचोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। समझौते के पॉइंट्स पर गौर कीजिए। इस समझौते में किसी भी एक देश पर हमले को तीनों देशों पर अटैक मानने की बात कही गई है, लेकिन एक फैक्टर यह भी है, पुराने अटैक या नए अटैक, ये एक नया फैक्टर इसमें जोड़ा गया। यानी किसी एक पर अटैक होगा तो बाकी 2 सैन्य कार्रवाई में साथ देंगे। लेकिन सऊदी अरब में इसके बाद ये एक हमला हुआ और पाकिस्तान ने चुप्पी साध दी। इसके अलावा समझौते के तहत तीनों देश आपस में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाएंगे और तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा को और मजबूत करने की बात है। लेकिन मुनीर के कमांडर बनने का मतलब है कि पूरी शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की कोशिश रहेगी और पाकिस्तान सुन्नी नेटो को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि मुनीर से अपना देश तो संभल नहीं रहा है। बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भी विद्रोह वाला उबाल है। ऐसे में 3 देशों का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म मुनीर कैसे संभालेंगे? एक ऐसा जनरल जो अपनी जहरीली सोच के लिए बदनाम है, उससे तो पाकिस्तान भी शांति और स्थिरता की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आपने शाहबाज, मुनीर और पाकिस्तान के रंग देख लिए। अब आपको बंगाल की एक दीवार का वो रंग दिखाते हैं जिसे लेकर राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद कई सरकारी इमारतें नीले सफेद से बदलकर भगवा रंग में रंग दी गई हैं। बैरिकेड्स और साइन बोर्ड के रंग भी बदल गए। मगर कोलकाता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की बिल्डिंग के एक हिस्से की भगवा रंग की पुताई से बवाल मचा हुआ है। इस विवाद में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। आलम यह है कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के सिक्योरिटी रूम का रंग 3 बार बदल चुका है। 12 जुलाई को एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक हिस्से को भगवा रंग में रंगा गया था। 11 अगस्त को सीपीएम नेता ने दीवार की सफेद रंग से पुताई कर दी। फिर 12 अगस्त को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर से भगवा रंग से दीवार को पोत दिया। इस पर अब वहां जमकर सियासी टकराव हो रहा है। ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर हम लोग हैं और ये उनका टिकट घर है। ये जो घर है जिसका सफेद रंग होके रखा था, कल बीजेपी समर्थक आए और आके इसका रंग फिर से भगवा कलर कर दिया। एक तरफ बीजेपी कह रहा है कि ये पहले जो कलर था वही कलर किया जा रहा था और वाम संगठन और बाकी के तृणमूल के जो संगठन है वो कह रहे हैं कि इनका रंग भगवा करके ये राजनीति, कल्चर में भी राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एक कल्चरल सेंटर है। हम लोगों भी लास्ट 15 इयर्स में कभी ब्लू एंड व्हाइट नहीं किया था, क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी है ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का। तो ये भाजपा वहां पर गेरुआ कर दिया था। कोई पार्टी कलर का कुछ बोला क्या? कोई स्लोगन लिखा था? कोई पार्टी सिंबल डाले थे? वो नहीं, भगवा रंग। ये तो हमारा परंपरा का रंग है। तो इसमें वामपंथियों का जो आपत्ति है तो ये उनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वो लोग एकेडमी को लेके पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं। हम चाहेंगे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का जो पहला वाला कलर था ब्रिक्स का, जैसे ईंट का, उसको फिर लेके आना चाहिए। ये कलकत्ता का प्राण केंद्र है, ये राजनीति का प्राण केंद्र नहीं है। हमारे कलर पैलेट में तो राजनीति का कोई भी कलर हम लोग ऐड नहीं करते। हमारे लिए सारे कलर एक है। एकेडमी जो पहले था वही रहना चाहिए, वही उसका सौंदर्य है। और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां 12वीं के एक छात्र की पैटीज खाने के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद उसके साथ ही छात्रों और बाकी लोगों का गुस्सा भड़क गया। ये तस्वीरें उसी गुस्से की हैं। छात्र की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और बाकी लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराज छात्रों ने कैंटीन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए।
पूरे दिन स्कूल के बाहर तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही।